महंगाई कम हुई है, लेकिन पेट्रोल के दाम सरकार बराबर बढ़ाते जा रही है। सब जुमले तो अच्छे लगते हैं। भारत में भारतीय सोच के लोग चाहिए। मेक इन इंडिया खाली बोलने से तो नहीं होगा। मोदी जी को मैं सुझाव देता हूँ, जीएसटी देश की समस्याओं का समाधान नहीं है। तमाम मुद्दों को लेकर राजनीतिक विश्लेषक कमल मोरारकर ने मोदी सरकार की कार्य प्रणाली को सवालों के कटघरे में खड़ा किया। मोदी सरकार की जुमलेबाजी साल 2017 में भी बदस्तूर जारी है। एक नया बवाल मचा है 3-4 दिनों से। एक कोई फेसबुक जो कंपनी है उससे संबंधित एक कंपनी है, कोई एनालिटिका, कैम्ब्रिज एनालिटिका, जो भी नाम है उसका। बवाल ये मचा है कि कांग्रेस पार्टी, यानी बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस पार्टी ने उससे इलेक्शन में मदद लेने की कुछ कॉन्ट्रैक्ट किया या कुछ किया। मैं तकनीकी मैटर्स में उतना समझता नहीं हूँ, लेकिन एक साधारण आदमी की तरह मैंने एक सवाल पूछा कि भाई हमारा देश का इलेक्शन है, हमारा जो वोटर इलेक्शन में वोट देगा उसी से तो तय होगा कौन जीता कौन हारा। ईवीएम मशीन के खिलाफ हमारा शक था कि वो मैनिपुलेट होती है, वो होती है जब तो सीरियस मैटर है। ये फेसबुक क्या कर सकता है? कुछ लोगों से जानकारी हुई था वो डेटा मैनिपुलेट कर सकता है। डेटा क्या है और क्या मैनिपुलेट करेगा? मेरा तो फेसबुक अकाउंट भी नहीं है, नहीं जिसका है वो खुद जो फेसबुक पे डालेगा वही ना डेटा मिलेगा। मैं आज यहाँ गया, मैं आज वहाँ गया, लोगों को शौक है फेसबुक को, इसका एल्बम यूज कर रहे हैं, आज इसका जन्मदिन हुआ, आज ये शादी हुई, आज मैं जबलपुर गया। यानी मेरे समझ में नहीं आ रहा आप ये विरोधाभास को आप कैसे कंट्रोल करेंगे? एक तरफ आप आतुर हैं, युवा पीढ़ी को आप सिखाना चाहते हैं कि खूब खुलकर टेक्नोलॉजी का उपयोग करिए, फेसबुक अकाउंट खोलिए, अपने दोस्तों से कांटेक्ट करिए, नए लोगों से कांटेक्ट करिए। एक तरफ आपको डर है कि मिसयूज हो जाएगा। कोई भी टेक्नोलॉजी है, कोई टेलीफोन, एक छुरा है, पुरानी बात करें, एक छुरा है, कैंची है, यूज और मिसयूज दोनों है। अगर शल्य चिकित्सा में उसको काम में लिया जाए तो उसी चाकू या कैंची से सर्जरी होकर एक बीमार आदमी स्वस्थ हो सकता है और उसी कैंची या चाकू से एक आदमी का खून हो सकता है। तो यूज और मिसयूज बाहर वाला आदमी कंट्रोल नहीं कर सकता है, वो आपका दिमाग कंट्रोल कर सकता है। बर्ट्रैंड रसल ने बहुत पहले कहा था कि बॉम्ब ह्यूमन माइंड शैतान का माइंड है, प्रॉब्लम माइंड में है, इंस्ट्रूमेंट में नहीं है। अब रविशंकर प्रसाद इनके एक मंत्री हैं जो कानून मंत्री भी हैं और कुछ दखल रखते हैं आईटी वाईटी जो भी है। अब वो कल परसों टीवी पे थे, उनकी मुद्रा वो जो कह रहे थे वो हास्यास्पद थी। मुंह फुलाकर गाल, नाक फुलाकर कह रहे हैं अब कांग्रेस इलेक्शन जीतने के लिए ये करेगी। मुझे बहुत अच्छा लगा। क्यों? कि पहले बार बीजेपी के सीनियर आदमी के मुंह से कांग्रेस जीतना वर्ड सुन रहा हूं मैं। 2014 में तो 44 सीट कांग्रेस को मिली, कांग्रेस मुक्त भारत हो गया था। अब एक छोटी सी कोई कंपनी विलायत की है, छोटी बड़ी जो भी है, उसका कोई डेटा मैनिपुलेशन से आपको डरे इलेक्शन जीत जाएंगे? क्या छिछोड़ापन कर रहे हैं आप? आपको पता भी है? आप इतने ऊंचे पद पे बैठ के ऊंची बात मत करिए। हाँ, ये जिम्मे कर दीजिए बीजेपी के ट्रोल को, कोई बकवास करे, जैसे गाय पकड़ लेते हैं, बीफ उसको मार देते हैं, जहाँ से जो आपके पास तो बहुत हैं, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल पद में जो ओथ लिए हैं, शपथ लिए हैं कि मैं भारत की प्रभुता और इसको अक्षुण्ण रखूंगा, वो ऐसी बात कर रहे हैं। टीवी आपका है, आप टीवी टाइम का दुरुपयोग कर रहे हैं। फिर आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस इलेक्शन जीतने के लिए, अब इलेक्शन जीतने पे आ गई तो समझा जाए 14 के बाद जितने इलेक्शन हुए हैं हर तरह का पावर का दुरुपयोग बीजेपी ने किया है और फिर भी इलेक्शन जीते नहीं है कहीं भी। हरियाणा में जीते हैं 1 सीट से, महाराष्ट्र में जीते नहीं है, शिवसेना अलग से लड़ी, बाद में आपने बनाया वो। जहां भी इलेक्शन हुआ
कहाँ जीते आप? सिर्फ यूपी में जीते हैं, और जिसमें भारी शक है कि आपने ईवीएम का दुरुपयोग किया है। लेकिन यूपी के अलावा कोई इलेक्शन आप जीते ही नहीं है 14 के बाद। दावा आप करते रहिए। अब जीते हैं त्रिपुरा, जहाँ से 2 लोकसभा की सीट है, मान लेते हैं, एक स्टेट है नाम के लिए। देखिए, ये इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा रिपब्लिक है, और जिसका श्रेय जवाहरलाल नेहरू को जाता है, भीमराव अंबेडकर को जाता है। कोई आरएसएस बीजेपी वाले दूर दूर तक नहीं थे पास में एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में या कुछ आइडियाज देने में। आज अगर प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी, तो वो देन जवाहरलाल नेहरू की है कि एक आदमी को एक वोट दिया, हर आदमी का वोट इक्वल है। बहुत लोग थे उस टाइम, और जो इनके फॉलोअर हैं वो तो जरूर कहते इनका बस चलता तो खाली हिंदुओं का वोट रखते हैं। वो तो होना पॉसिबल नहीं था, या खाली पैसे वालों का रखते, प्रॉपर्टी क्लास का। एक व्यक्ति का एक वोट हो, सबका वोट बराबर हो, ये देन जवाहरलाल नेहरू की है। अब नई पीढ़ी आती है, परिवारों में मैं देखता हूँ, आज एक लड़के को पूछे भाई तुम्हारे बाप का नाम क्या, दादा का नाम क्या, 3 पीढ़ी के बाद रुक जाता है। उसको परदादे से आगे कुछ मालूम ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है उसके विरासत क्या है, संस्कार क्या है, उसकी विरासत, उसकी अतीत क्या है, उसको पता नहीं है कुछ। इसलिए उसको, जिसका पता ही नहीं है, उसके लिए उसको इज्जत क्या होगी? कोई रिस्पेक्ट नहीं है। और ये सिर्फ इंडिया में है, दुनिया के हर देश में उनको हिस्ट्री की कदर है। राजा था उनका, उसकी स्टैच्यू लगी हुई है। हर एक में गुण अवगुण होते हैं। किसी का राजा पाक साफ तो होता नहीं है, लेकिन उनको अपने इतिहास पे गर्व है कि हम इस मुसीबत से गुजरे हैं, आज हम यहाँ पहुंचे हैं। एक भारत देश है जिसको गर्व है नहीं है, लेकिन आज का जो ये सिस्टम है, बीजेपी और उनकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद, हर कोशिश कर रही है कि आपके गर्व को नीचा दिखाने की। ये तो गनीमत है कि 18% हिंदू इनसे प्रभावित हैं, 82% प्रभावित नहीं है। और अब तो टाइम आ गया समझने का, अगर आप असली हिंदू हैं, सनातन धर्म को आप फॉलो करते हैं, तो आप हिंदुत्व को वोट नहीं दे सकते। अगर हिंदू दर्शन, हिंदू धर्म, हिंदू शैली, जीवन शैली जो 5000 साल पुरानी है, उसको अगर कोई एक फोर्स नुकसान पहुंचाता है, तो मुसलमान नहीं है, पाकिस्तान नहीं है, हिंदुस्तान, वो है आरएसएस और उनकी ऑर्गेनाइजेशन। क्यों? क्योंकि हमारी शक्ति को गिराना चाहते हैं। आज हिंदू की सबसे बड़ी शक्ति क्या है? भारत की सबसे बड़ी शक्ति क्या है? सहन शक्ति। शक्ति हर तरह की होती है। एक आदमी ने लाफा मारा, उसको तो आपने 2 लाफा मार दिया, उसे क्या पुलिस आके डंडा चला देगी? वो जिसने खुराफात की उसको भी डंडा पड़ जाएगा, जिसने नहीं पड़ी उसको भी डंडा पड़ जाएगा। ये तो कोई चीज़ का सोल्यूशन है ही नहीं। अगर गलत को सही करना है, तो जो आदमी गलत कर रहा हो उसको कॉपी मत करो। लेकिन हमारे ये जो 18% हैं, ये कहते हैं हम क्यों करें, पाकिस्तान तो ये कर रहा है। ये हिंदुस्तान को पाकिस्तान बनाने की जल्दी में है। ये चाहते हैं हम हिंदू भी मुसलमानों की तरह पाकिस्तान की सीरिया, आईएस, उनकी तरह बिहेव करें। ये कौन सा आदर्श है? कहाँ चले गए हम? हमारा आदर्श है ऋग्वेद का आदर्श, आनो भद्रा। सब तरह की अच्छी बातें, हर खिड़की दरवाजे खुले रखो, वहां से आनी चाहिए। वसुधैव कुटुंबकम। हम लोग को बहुत ऊंचे आदर्श वाले लोग हैं, हीन भावना इन लोगों में है, क्योंकि पावर में नहीं आ पाए। पावर जवाहरलाल नेहरू और ये डायनेस्टी बोलते हैं। अरे भाई, एक व्यक्ति एक वोट के बेसिस पर वो डायनेस्टी पावर में आई, तो जरूर वो असली हिंदू होंगे, क्योंकि 85% तो हिंदू थे इस देश में हमेशा से। तो जब हिंदू ही आपको वोट नहीं दे रहे हैं, तो आप हिंदुओं का नुमाइंदा बनने का दावा कैसे कर रहे हैं? और अब पोल खुल गई, 18% आपके साथ है, 82% आपके साथ नहीं है। 82% हिंदू क्या करना चाहिए? वही करना चाहिए संविधान का है, जहां मन हो वहां वोट दीजिए। हिंदू मुसलमान के नाम पे वोट मत दीजिए। सही गलत, अच्छी नीति, सकारात्मक सोच, उसके नाम से वोट दीजिए। आप फूलपुर में जो हुआ, गोरखपुर में हुआ, किसी समाजवादी पार्टी को दिया, किसी ने बहुजन समाज पार्टी को। खुला वोट होना चाहिए, तभी तो सत्ता परिवर्तन होगा हर 5 साल में। अगर रूस के तरह हम लोग हों, तो पहले से मालूम है पुतिन जीतने वाले हैं। हम लोग की व्यवस्था नहीं है, हमारी व्यवस्था ओपन है। हाँ,
पार्टीबाजी होती है, स्लोगन, इलेक्शनरिंग होती है, लेकिन डब्बे जब तक नहीं खुलते हैं। अगर ये नहीं होता तो फूलपुर गोरखपुर तो जीते हुए ही थे, मुख्यमंत्री उनका है। ये हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ताकत है कि जो यहाँ का कॉमन मैन है वो डरता नहीं है, क्योंकि वोट गुप्त है, सीक्रेट वोटिंग, एडल्ट फ्रेंचाइज यहाँ का सीक्रेट बैलेट है। वो यहाँ की सबसे बड़ी ताकत है। मुख्यमंत्री क्या कर लेगा, उसको पता ही नहीं है मैंने किसको वोट दिया। इसीलिए आपके ओपिनियन पोल सारे गलत आते हैं, एग्जिट पोल सारे गलत आते हैं। क्यों आते हैं गलत? क्योंकि लोग आपकी मानसिकता जानते हैं। पत्रकार के रूप में आपका एक एजेंट आ जाएगा पूछने किसको वोट देंगे, है जी मैं आप ही को वोट देंगे, हम तो बीजेपी को वोट देंगे। देगा बीजेपी को नहीं, यही होता है। इसलिए इनकी एग्जिट पोल करेक्ट नहीं है, ओपिनियन पोल करेक्ट नहीं है। हिंदुस्तानी जो असली आदमी है, जो गांव का आदमी है, मैं पढ़े लिखे हमारे जैसे लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ जो बम्बई में रह रहे हैं और घूम रहे हैं। गांव का जो आदमी है, किसान, बादल देखता है, उसको मालूम पड़ गया इस साल हमारा क्रॉप नहीं चलने वाला है, अपने आप को मजबूत कर लेता है, इस साल जरा टाइट बेल्ट करके चलो, कौन सी फसल चलेगी कौन सी नहीं चलेगी। उसके मन में ये वो कोई पार्टी में नहीं है, वो कोई पार्टी में नहीं है। वो समझता है मेरे में इतनी ताकत है कि 5 साल बाद वोट तो मुझे देना है, मुझे तय करना है कौन सरकार है। मुझे आप लोग क्या भाषण दे रहे हो? भाषण दे लो, आपका भी सुन लेंगे, आपका भी सुन लेंगे, वोट उसको देंगे जहाँ मेरा दिल करेगा। उसके कई फैक्टर होते हैं लोकल, वो ठीक है। ये जो आपने 4 साल कोशिश कर ली, बहुत अच्छा हुआ। आप क्लियर मेजोरिटी से इलेक्ट हो गए 2014 में। ये इस देश का सबसे बड़ा फायदा हुआ कि 4 साल में समझ में आ गया कि आप लोगों को दम ही नहीं है, आप लोग कुछ कर ही नहीं पाएंगे, इस व्यवस्था को चला ही नहीं पाएंगे। आप सोच रहे हैं हिंदुस्तान को पाकिस्तान का हिंदू वर्जन बना दें कि हम भी उनकी तरह बहस करें, हमारे यहाँ भी आर्मी का डर दिखा दें, पुलिस का डर दिखा दें। अरे फिर तो पाकिस्तान जाओ ना। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ताकत ये है, यहाँ कोई पुलिस दरोगा से डरता नहीं है। हाँ, जो गलती करेगा चोर डरेगा, सही इंसान कोई नहीं डरता। इनकम टैक्स तो जिसकी इनकम है उसके पीछे जाएगा। फार्मर की इनकम तो एग्जेम्प्ट है। ये तो सारा मामला कुछ लाख लोगों का है आपसी, उसी में आप बोल देते हैं भ्रष्टाचार हो रहा है, उसी में बोलते हैं आप घूस लेके कोई काम कर रहा है, उसी में ये कौन सा एनएलटी का फेसबुक, ये सब के लोगों को क्या मतलब है इन बातों से। सोशल मीडिया तो अंग्रेजी में है ना, और ये बड़े बड़े शब्द यूज करते हैं। गांव के किसान को पूछो, वो तो पैसे की भी इज्जत नहीं करता। वो तो पैसा क्या है बाबू, वो तो माया है। इतनी फिलोसफी तो वो समझता है, बिना पढ़ा लिखा आदमी। हिंदुस्तान की ताकत वो है। हिंदुस्तान की ताकत न यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज है, न यहाँ के उद्योगपति हैं। छोटा आदमी यहाँ की ताकत है। गांव में जाइए, कस्बे में जाइए, साइकिल पंचर की दुकान है, बगल में मिष्ठान की दुकान है, बगल में कोई छोटा डॉक्टर का क्लिनिक है, वो आम जनता है। तो वो आप लोगों से प्रभावित नहीं है। आपका लोकल नेता है, कांग्रेस का भी उतना ही भ्रष्ट है तो बीजेपी का भी उतना ही भ्रष्ट है, वो कहीं फर्क है ही नहीं। मैं तो हिंदुस्तान टूर करते रहता हूँ और मैं ना कांग्रेस में हूँ ना बीजेपी में, वही मेरा गुण है, इसलिए मेरे से साफ बात कर लेते हैं, कोई फर्क नहीं है। जैसे अटल जी दूसरे संदर्भ में कहा करते थे कि ज़्यादा बात को मत उछालो, हमाम में हम सब नंगे हैं। अब आज पॉलिटिकल फंडिंग की बात कर रहे हैं। अब ये रविशंकर प्रसाद अपना मुंह फुला के और नॉस्ट्रिल्स फुला कर कहते हैं कांग्रेस ये करेगी। अरे बीजेपी जो हथकंडे कर रही है उसके सामने तो कांग्रेस को बहुत पीछे छोड़ दिया आपने। माना कांग्रेस कोई आदर्श पार्टी नहीं थी, बट कांग्रेस ने इतने सालों जो नहीं किया, आपने तो 4 साल में सारे हथकंडे दिखा दिया आपके। पैसा का तो ऐसा नंगा नाच आपने किया है कि कभी कांग्रेस ने किया ही नहीं। सब अखबारों में इश्तिहार, अखबार के सारे मालिकों को डरा दिया, किसी को खरीद लिया, किसी को डरा दिया। पब्लिक को अखबार की ओपिनियन तो मिलती नहीं है, सब सरकार की ओपिनियन है। गोवा, मणिपुर इलेक्शन हार गया। अडवाणी जी कहा करते थे वी आर पार्टी विद डिफरेंस, हम इलेक्शन हार गए तो ऑफिस में बैठेंगे। आज के नेता नहीं बीजेपी के, वो तो बैठना ट्रेजरी बेंचेस में है, साम दाम दंड भेद। कांग्रेस और क्या कर, उसके लिए आप कांग्रेस को आप आलोचना करते थे, वही काम आप खुद करते हैं। गोवा में आपका कोई केस नहीं है। विजय सरदेसाई जो हमेशा कांग्रेस को सपोर्ट करता था, उसको लेकर आपने सरकार बनाई, पर अगले दिन क्या कहते हैं, पर्रिकर साहब जो आपके मुख्यमंत्री आपने बनाया, कि यही तो होता है जब कांग्रेस वाले गोवा घूमने आते हैं। हमने रात भर काम किया, नितिन गडकरी कहते क्या काम किया, लोगों को शराब पिलाया, पैसा दिया, भ्रष्टाचार किया, ये काम किया ना आपने। ये आदर्श है,
देश को इस आदत से जीना है। गोवा में क्या है? गोवा में तो बीफ भी बैन नहीं है, वहां क्यों राज कर रहे हैं आप? आपके हिसाब से बीफ बहुत खराब चीज है, वहां आपने एग्जाम्प्ट कर रखा है। मणिपुर, क्या लेन देन आपका? और मणिपुर अपने माइथोलॉजी में, अपने पुराने में बहुत ऊंचा स्थान रखना है। कृष्ण का ताल्लुक है मणिपुर से, अर्जुन का ताल्लुक है। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप तो इलेक्शन जीते नहीं। मेघालय, आपके 2 एमएलए आप कहते हैं आपकी सरकार है। आपको तो सरकार में बैठना है, कुछ मंत्रियों को पैसा कलेक्ट करना है। कश्मीर में क्या है? आपका जो कश्मीर के बारे में सोचना और चिंतन है, उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट है मुफ्ती सईद महबूबा मुफ्ती की पार्टी का। कांग्रेस और फारूक अब्दुल्ला बीच में आते हैं कहीं। आप तो 2 अपोजिट पोल हैं। फटाक से हाथ मिला के सरकार में बैठ गए। क्यों? आपके चंद मंत्री रोज पैसा इकट्ठा करते हैं, छोटे लोग। हसीब द्रबू, उनका एक फाइनेंस मिनिस्टर था, उसको ठीक कर लिया। वो ऐसा बेहुदा उसने बयान दिया दिल्ली में कि कश्मीर पॉलिटिकल प्रॉब्लम ही नहीं है। ए लीजिए साहब, ये तो ओरिजिनल रिसर्च है, रॉकेट साइंस है। तो कश्मीर पॉलिटिकल प्रॉब्लम नहीं है तो क्या फाइनेंशियल प्रॉब्लम है? कोई सोशल प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है कश्मीर? कश्मीर पॉलिटिकल प्रॉब्लम 1947 से है, और ये प्रॉब्लम जब तक इंडिया और पाकिस्तान मिलकर सॉल्व नहीं करेगी, सॉल्व नहीं होगा। वहां की जनता पिस रही है। और दिल्ली की जो भी सरकार हो, बहुत सरकारें आई, किसी ने कश्मीर के साथ इंसाफ नहीं किया है। क्यों? क्योंकि फिर वही नेशनलिज्म आ जाता है। पाकिस्तान से लड़ बैठते हैं। मुशर्रफ आए थे यहाँ पे, मैं हुक्मरानों का बहुत वो नहीं हूँ, लेकिन आए थे अच्छी नीयत से कि सेटल करें, उनको भगा दिया। अटल जी बात कर रहे थे, अडवाणी जी ने आरएसएस नहीं करना है। 4 ड्राफ्ट अग्री कर लिए, चारों मना कर दिया आपने। क्यों? क्योंकि आपको फैसला करना नहीं है। आपको हिंदुस्तान, पाकिस्तान और कश्मीर का मुद्दा हिंदू मुसलमान का मुद्दा बनाना है, जो नहीं है। कश्मीर सूफियाना जगह है, वहाँ वाहिबी इस्लाम नहीं था, सूफियाना इस्लाम था। वहाँ पहला कब हुआ कम्युनल राइट? जब फारूक अब्दुल्ला को डिसमिस करके गुलाम मोहम्मद शाह को बना दिया मुख्यमंत्री। कांग्रेस ने बनाया, बीजेपी गलती नहीं है कोई। तो कश्मीर में जो बीमारी नहीं थी वो पैदा कर दिया आपने। और आज हसीब प्रभु साहब कहते हैं, जो कश्मीरी हैं, JNK जम्मू कश्मीर बैंक के चेयरमैन रहे हैं, उसके पहले लेखक थे, बिजनेस स्टैंडर्ड में लिखते थे। मैं उनकी लेख पढ़ता था, उस टाइम थोड़ा लेफ्ट ऑफ सेंटर थे। बदल गए, इंसान बदलता है। लेकिन ये कहना कि कश्मीर पॉलिटिकल इश्यू नहीं है, ये तो हास्यास्पद बात है। तो क्या इश्यू है कश्मीर? ऐसे देश नहीं चलेगा। आपने 4 साल कोशिश कर ली, जो चल रहा था ठीक, उसको आपने गड़बड़ा दिया। नया करना तो दूर की बात है। अब न्यू इंडिया बनाएंगे। इस बगिया को, इस गुलशन को उजाड़ने में आपने तो कोशिश कम रखी नहीं। हाँ, प्रधानमंत्री बयान देते हैं ये काउ विजिलेंट है, ये करेंगे। हो रहा क्या है? एक बहुत अच्छी बात है कि झारखंड हाईकोर्ट ने एक काउ विजिलेंट को उम्र कैद दे दिए किसी का खून करने पे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये मैसेज क्लियर नहीं है। काउ की एक पॉलिसी क्यों नहीं बनाते हैं? सरकार को काउ की एक पॉलिसी बनानी चाहिए जो पूरे देश को सामान्य हो कि भाई क्या है काउ एक एनिमल है। वीर सावरकर जो इनके सबसे बड़े आदर्श हैं, वो कहते थे काउ इज यूजफुल एनिमल, जब तक किसान का उपयोगी हो उसको उपयोग करना चाहिए, बाद में मार देना चाहिए। ये तो लॉजिकल बात है। लेकिन वो इनको बढ़ता, उसमें वीर सावरकर को ये कोट नहीं करेंगे। गौ हमारी माता है। अरे माता है, मैं हमारे नवलगढ़ जिस गांव से हमारा परिवार आता है, वहां के गौशाला उसका मैं चेयरमैन हूँ, 500 गाय है। उससे बीफ खाने वालों का विरोधाभास क्या है भाई? हम तो हिंदू हैं, मैं तो अंडा भी नहीं खाता। लेकिन मांसाहारी जनता मांसाहारी है। हिंदुस्तान के मेजोरिटी लोग मांसाहारी हैं। विश्व की बात ही छोड़ दीजिए। क्या करेंगे आप? सोची समझी कुछ है ही नहीं। आज जो है उसका प्रॉब्लम कल सॉल्व करो, उससे परसों सॉल्व, ऐसे तो देश चलता ही नहीं है। हर चीज का एक पैराडिम होता है, एक फ्रेमवर्क होता है। सुबह जो उठा आपको लगा कर दिया डिमोनेटाइजेशन। अर्थशास्त्र एक शास्त्र है, अर्थशास्त्र, इकोनॉमी। बिना कोई अर्थशास्त्री से पूछे आपने कर दिया। 2 अर्थशास्त्री आपस में अग्री नहीं करेंगे। एक तो बोले आपको, कम से कम कोई अर्थशास्त्री से आपने पूछा नहीं, डिमोनेटाइजेशन कर दिया। कुछ चमत्कार दिखाने। हिंदी फिल्में आप देखते हैं, एक
कबर्ड खोला, उसमें रुपया का ढेर लगा हुआ है। ब्लैक मनी ऐसे नहीं होता है, वो हिंदी फिल्मों में ही होता है कि वो विलन है, उसके नीचे गोदाम है, उसमें सोना चांदी। ब्लैक भी एक इकोनॉमी है, जिसके पास ब्लैक मनी है वो ब्लैक मनी भी इकोनॉमी में लगा के उसको उसमें इजाफा करता है। ये नहीं है ब्लैक मनी डेड मनी का तो वैल्यू क्या है, इकोनॉमी को नुकसान भी नहीं है, उससे फायदा भी नहीं है, लेकिन ब्लैक मनी भी सर्कुलेशन में है। फिर वही बात अभी चंद्रशेखर जी कहा करते थे, भ्रष्टाचार कौन, जिसके पास पैसा होगा वही भ्रष्ट होगा ना। 90% आदमी तो गरीब है, तो भ्रष्ट कौन होगा? 10% के लिए चल रहा है क्या पार्लियामेंट वाले पर जो चल रहा है? ये ब्लैक मनी कितने लोगों के पास है? सारा ध्यान केंद्रित है ब्लैक मनी, विलायत में पैसा पड़ा है वो, ये कुछ मायने नहीं रखता है। मायना रखता है किसान, जो हमारे रीढ़ की हड्डी है। किसान को उचित पैसा मिले उसकी पैदावार के लिए, इस पे आपका कुछ नहीं है। खाली कहते हैं किसान की इनकम डबल कर देंगे, जो असंभव है। मनमोहन सिंह अर्थशास्त्री है, उन्होंने कहा किसान की इनकम डबल करने के लिए 12.5% ग्रोथ चाहिए। उनके आंकड़े होंगे, मेरे समझ में नहीं आता, लेकिन साइंस है। ओवर 12.5% ग्रोथ आज के हालात में संभव नहीं है। तो ये क्या खिलवाड़ हम लोग कर रहे हैं? क्या, मुझे पक्का विश्वास है, और मेरे जैसे बहुत कम लोग हैं जिनको विश्वास है कि जनता ये पारदर्शिता देख चुकी है कि इनमें कुछ नहीं है। ये तो उतने काबिल भी नहीं है जितनी कांग्रेस थी। एक निदा फजली का शेर है, ये पंडित मुल्ले मुझे अच्छे नहीं लगते, ये पंडित मुल्ले मुझे अच्छे नहीं लगते, जितने हम हैं उतने सच्चे भी नहीं लगते। ये आज के जो हिंदुत्ववादी हैं ये उतने हिंदू भी नहीं है जितना मैं हूं। मैं हिंदू हूं, रोज 2-4 घंटा पूजा पाठ नहीं करता हूं, लेकिन हिंदुओं की सारी रस्में निभाता हूं, सारी पूजा पाठ, सारे मांत्रिक सब फॉलो करता हूं। तो ये तो मेरे जितने भी नहीं हैं। ये क्या दावा कर, मैं दावा नहीं करता हूं मैं हिंदुओं का प्रतिनिधि हूं, ये तो दावा करते हैं हम हिंदुओं का प्रतिनिधि हैं। इनका जरा निकाला जाए सेंसस, इनमें से कितने आदमी पूजा करते हैं, कितने आदमियों को मंत्र याद है, कितने आदमी को कुछ नहीं। ये छलावा है जो ये कांग्रेस को कहते थे कि मुसलमानों को आप लोग वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करते हैं, हिंदुओं का डर दिखा दिखा के। आप लोग हिंदुओं को वोट बैंक बना रहे हैं मुसलमानों का डर दिखा के। असली बात यह है, और हिंदुओं को मैं बताना चाहता हूं, 82% हिंदू को, कोई आपको डर नहीं है हिंदुओं से, मुसलमानों से कुछ नहीं। मुसलमान तोड़ के जाके तोड़ दिया उसको, क्या हासिल हुआ उससे? प्रॉब्लम सॉल्व हो गई? प्रॉब्लम बढ़ गई। आज तक ढूंढ रहे हैं आप क्या सोल्यूशन है उसका। चंद्रशेखर सरकार जब थी तब मस्जिद गिरी नहीं थी, उन्होंने सोल्यूशन करा दिया था दोनों से मिल बैठकर सोल्यूशन करना आरएसएस और वीएचपी के हक में नहीं है, तो उससे हिंदू वोट बैंक नहीं बनती ना। समझौता हो जाए दोनों तरफ तो बात बनी नहीं। इनको चाहिए जीतना है, अगले के सीने में खंजर झोंक के जीतना है, तो वो तो भारत के इंटरेस्ट में नहीं है। मैं नहीं जानता कांग्रेस क्या करेगी। कांग्रेस सबसे बड़ा विरोधी पक्ष है, लेकिन समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, लालू यादव का राष्ट्रीय आरजेडी, साउथ की रीजनल पार्टी, इन सबको मिलकर एक एजेंडा ये निकाले, मुसलमान को नीचा दिखाना हमारे देश का उद्देश्य नहीं है। हिंदुओं की जीत और मुसलमानों की हार हमारा उद्देश्य नहीं है। सबका साथ में अंग्रेज आके कैसे वोट दिला देगा? हर एक का माइंड चेंज कर देगा। ऐसी मशीन नहीं बनी अभी तक जहां तक मेरे कि आज मैं इतना बोल रहा हूं, मेरा माइंड को चेंज कर दे। कैसे कर देगा? मेरा माइंड है। मैं, हाँ, ये आपको देखना है, चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए। कोई जोर जबरदस्ती, डराकर, लोभ देकर चुनाव नहीं होना चाहिए। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो भी बनते हैं वो ठीक होते हैं, ठीक चलता है, रिजर्व पुलिस सब खड़ी रहती है। वो पुराना जमाना गया छीना झपटी का। लेकिन अब बैलेट पे इलेक्शन कराइए आप। ये ईवीएम टेक्नोलॉजी का क्या खतरा है, जो मैं हमेशा बोलता आया हूं कि ईवीएम और आधार, ये दो टेक्नोलॉजी ऐसी है बिल्कुल खतरनाक है। अब ये एनालिटिका के आप खिलाफ है और आधार के आप पक्ष में है। ये कौन सी जोक है भाई? उतना ही डेटा उसमें, उससे ज्यादा डेटा उसमें तो बायोमेट्रिक डेटा, फिंगरप्रिंट सब है उसमें, जो फेसबुक के पास नहीं है। तो उससे भी ज्यादा खतरा आधार में है। अब आपके अटॉर्नी जनरल सुप्रीम कोर्ट को कहते हैं आधार का डेटा एकदम सेफ है। 10 फुट ऊंची दीवार और 5 फुट चौड़ी दीवार के पीछे छिपा हुआ है। अब ये आगे हास्यास्पद बात है। ये डेटा कोई हाथी या घोड़ा है क्या जो बाहर निकलेगा दीवार से? वो तो एक बटन दबा के निकल जाएगा बाहर। ये दीवार, मोटी दीवार का क्या ताल्लुक? या तो अटॉर्नी जनरल साहब वृद्ध आदमी है, 85-86 के हो गए, या तो समझ नहीं रहे हैं उसको।
दीवार से कोई मतलब नहीं है। ये बोलिए वहां पे हमारे ईमानदार आदमी बैठे हुए हैं, ये नहीं बोल रहे हैं। हमने ऐसा मैकेनिज्म लिया है कि सेफ्टी मेजर है एक दूसरे को। जब पंजाब नेशनल बैंक एक आदमी पूरा घोटाला कर सकता है, जबकि मिनिमम बैंक में 4 आदमी है जिनको मालूम होना चाहिए, तो कौन सा डेटा सेफ है? डेटा वेटा कोई सेफ नहीं है। इसलिए एनालिटिका को छोड़िए। और वो जनता दल यू ने उसको यूज किया है, बीजेपी ने उसको यूज किया है, कांग्रेस ने किया, तो कौन सी बड़ी बात है? और मैं तकनीकी वाला आदमी नहीं हूं, मैं इंसान में बिलीव करता हूं। वो मिल गए जो हम सोचे। अब ये इन्होंने भंटाधार कर दिया, फिर नई सरकार आएगी। अगर ये लार्जेस्ट होगी तो फिर मोदी जी बनेंगे प्रधानमंत्री। देश बहुत बड़ा है, सफर बहुत लंबा है, बहुत सफर काट के आ गए हैं हम लोग। लेकिन 70 साल से एक डेमोक्रेसी से हम लोग प्रयोग कर रहे हैं। इस प्रयोग को नष्ट मत करिए। आज पावर में सिस्टम को जो इंदिरा गांधी ने किया, गलती से उसने इमरजेंसी कर दी। 1.5 साल में समझ में आ गया कि मैंने गलती कर दी, इतिहास में मेरा नाम खराब हो जाएगा। उसने रिवर्स कर दिया बिना सोचे कि उस सिस्टम से वो आउट हो जाएगी। आउट हो गई गवर्नमेंट से, लेकिन सिस्टम ठीक कर दिया, वापस आ गई 1980 में। सिस्टम को बरकरार रखिए, मत डरिए। 2019 में आप इलेक्शन हारेंगे या जीतेंगे, 24 में फिर इलेक्शन होंगे, 29 में फिर इलेक्शन होंगे। इलेक्शन हार जीत इसका वो नहीं बन सकता मापदंड कि कंट्री में क्या करना चाहिए। इलेक्शन तो एक प्रोसेस है। आज अमेरिका में हर 4 साल इलेक्शन होता है, फ्रांस में हर 7 साल इलेक्शन होता है। कुछ नहीं, जो आता है वो अपनी योग्यता से अपना काम करता है। बर्ड ऑफ पैसेज है वो। उसको ये नहीं समझना चाहिए कि मैं फुल स्टॉप हूँ हिस्ट्री का, कि मैंने जो कर दिया वो फाइनल है। बहुत ऐसे आए, बहुत गए, कुछ होता नहीं है। अभी भी चाहिए रविशंकर प्रसाद जी को थोड़ा अंकुश लगाना चाहिए अपनी मुद्रा पर, और डराना बंद करिए और पहले अपनी पार्टी से शुरू करिए। आप जो 200 आदमी बड़ौदा में बिठा रख के, 100 आदमी अहमदाबाद में बिठा रख के जो ट्रोलिंग करते हैं रोज, इनको बंद करिए, क्योंकि झूठा है। सबको पता है कि एक ही कमरे से लैंग्वेज चेंज करके शाम को 6 से 11 के बीच में सब काम होता है, सबको पता है। अब ट्रोलिंग कम हो गई है, क्यों? मौसम बदल गया है। गुजरात इलेक्शन के बाद मौसम बदल गया है। पप्पू वर्ड होना बंद हो गया है, फेकू वर्ड चालू हो गया। क्यों? पब्लिक है। जब तक राहुल गांधी इतना इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे, उनको राजनीति में दिलचस्पी नहीं थी, जब तक हंसी के पात्र बने हुए थे। अब हंसी उनको उड़ाना आउट ऑफ क्वेश्चन है। अब तो रविशंकर प्रसाद कहते हैं कांग्रेस इलेक्शन जीतने के लिए ये कर सकती है, जैसे कोई बहुत सीरियस काम कांग्रेस कर रही है। जैसे आप करते आए 2014, उतने नीचे स्तर पर तो कांग्रेस शायद उतर ही नहीं पाएगी। क्यों? इसलिए नहीं कि वो बहुत नैतिक लोग हैं, उतनी एफिशिएंसी उनके पास नहीं है। आपके तो बैठे हुए हैं घाघ, जो ऊपर से एक वर्ड आता है, एक झूठ आपके यहाँ से तय होगा, पूरे देश में 3 दिन में सब लोग वही झूठ बोलेंगे, जैसे इसमें हमने एनालिटिका में बोल रहे हैं कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस, जबकि बीजेपी ने भी उसका इस्तेमाल किया। जेडीयू ने ब्लेम खाली कांग्रेस को करेंगे, क्योंकि ये आपका प्रोपेगेंडा का तरीका है। अभी भी 1 साल है, कुछ देश को वापस खींचिए, ट्रैक पे लाइए। महबूबा मुफ्ती की मैं तारीफ करूंगा कि 1 मिनट में हसीब द्रव्य को डिसमिस कर दिया। समझ गई कि ये तो बीजेपी का एजेंट हमारी पार्टी के अंदर आ गया है। था नहीं एजेंट, लेकिन हो गया। इंसान बदलता है, उसको भी जज गई होगी कि कश्मीर अपनी है, पाकिस्तान का कोई से नहीं है और खाली सोशल प्रॉब्लम है। जो लोग सोचे कि कश्मीर ऐसे राजा महाराजा आए जो हर प्रॉब्लम को छोटा बनाए, वो नेस्तो नाबूद हो गए, उनका कुछ पता ही नहीं चला। दिल्ली में मेरे साथ चलिए, आपको दिखाता हूँ। ऐसे ऐसे राजा के मकबरे हैं जो 50 साल 60 साल 20 साल राज किए हैं। उस पर कबूतर बीट करते हैं, पता भी नहीं है उनका। आप तो 4 साल रहे हैं, आप क्या इतना अपने आप को हिस्ट्री में क्रिएट कर रहे हैं? जरा थोड़ा नीचे उतरिए, जमहूरियत को एक चांस दीजिए।